हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। एनटीए सीरीज के अंदर आज अपन बात करने जा रहे हैं किस पे? आज अपन बात करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एनटीए सीरीज के अंदर अपने को आगे पढ़ने हैं। एनटीए सीरीज का मतलब ये हुआ कि एनटीए ने जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन दिए थे उनको अपन यहाँ पर सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये हमारी हेल्प कर पाए, हम इन पे काम कर पाए। तो देखें आप इधर, हम बात कर रहे हैं एनटीए सीरीज के कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे। देखें आप इधर, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो इन्हीं को अपन रिकॉल कर रहे हैं, इन्हीं को अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास में ये कह रहा है अपने से लास्ट टेम्पल हैज अ डिप्रेशन एट द वन वो। मतलब ये है यहाँ पर कोई आदमी इस तरह से स्टैंड कर रहा है, ये कोई मंदिर की दीवार है जिस पर इस तरह से कोई बीच में सेंटर पे एक डिप्रेशन बना हुआ है। यहाँ खड़ा हुआ कोई आदमी जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ कोई आदमी प्रेयर करता है, प्रार्थना कर रहा है। इट अपीयर एज अ, अब ये जो स्फेयर है हमारे पास में, यानी यहाँ जो स्फेरिकल वॉल बना हुआ है इसके लिए जो रेडियस की वैल्यू है, जो त्रिज्या का मान है आर, ये कितना दे रखा है मैं, आर इक्वल टू दे रखा है मैं 2.5 मीटर, 2.5 मीटर के इक्वल है। एक वर्शिपर यानी एक जो व्यक्ति है जो कि मंदिर के अंदर आया हुआ है, वो क्या करता है, वो इस वॉल से, इस दीवार से 2 मीटर की डिस्टेंस पे स्टैंड करता है, खड़े होता है। वेयर इज द साउंड कॉन्सेंट्रेटेड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ब्लैक वॉल ऑफ द डिप्रेशन। अब यदि यहाँ खड़ा होकर के ये जो व्यक्ति है ये थोड़ी पूजा कर रहा है, यानी हाथ जोड़ करके भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रेयर वो करेगा इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, इस पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद में वापस किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगी, उस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो ये जो दीवार या जो वॉल है इसको अपन मान सकते हैं किसकी तरह से, स्फेरिकल मिरर की तरह से, यानी गोलिया दर्पण की तरह से। ये कॉन्केव मिरर बन गया हमारे पास में, अवतल दर्पण बन गया हमारे पास में। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, माइनस का 3/10 मीटर, और जो चौथा है हमारे पास में ये दे रखा है माइनस का 7/10 मीटर के इक्वल। अब यदि साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आता है तो एक इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, इस पे अपने को बात करनी है। अब देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कहता है अपने से, क्या फॉर्मूला कहता है अपने से, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, हम बात करना चाहते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। तो 1/v माइनस प्लस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। 1/v बैठा है 1/u, u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, माइनस का 2, 1/f। f पे बात करें, f इक्वल टू कितना, r/2, तो माइनस का 2.5 अपॉन कितना हो गया 2। कॉन्केव मिरर के लिए बात करें, आरओसी जो है वो नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, चिन्ह प्रणाली के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी, वैल्यू आएगी हमारे पास में माइनस का 10/3 मीटर के इक्वल, माइनस का 10/3 मीटर। बात पकड़ में आ रही है, मैं ऐड कर ले हम इसे। चलते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। एक और क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू एनटीए सीरीज के अंदर। क्या कह रहा है ये अपने से, ये कह रहा है अपने से कुछ इस तरह की बात है। दो प्लेन मिरर हमारे पास में, समतल दर्पण पे आ गए। हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसीलिए अपन इस मिक्स सीरीज पे काम कर रहे हैं ताकि हम हर तरह के फंडे को यहाँ पे टचअप कर पाए। ये V है हमारे पास में, ये कह रहा है कि ये मिरर 2 है हमारे पास में, ये दे रखा है मिरर 1 है। बढ़िया बात है। A point object is moving with the speed v in front of an arrangement of the 2 mirror. If the velocity of the image in the mirror 1 and mirror 2, find the velocity of image in mirror 1 with respect to image in mirror 2. मिरर 1 के अंदर जो इमेज बनती है उसकी वेलोसिटी मिरर 2 में बनने वाले इमेज के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये पता करना चाहते हैं अपन। क्वेश्चन पकड़ में आया हमें। ऑप्शंस पे यदि अपन बात करें तो ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है v रिलेटिव इक्वल्स टू कितना, v रिलेटिव इक्वल्स टू हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन 2v साइन ऑफ थीटा, सेकंड ऑप्शन v साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन v 2v कॉस ऑफ थीटा, फोर्थ ऑप्शन 2v v कॉस ऑफ थीटा। तो चारों में से क्या सही होगा ये पता करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2 बराबर कितना ये पता करना है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2 कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। प्लेन मिरर की कहानी कर रहे हैं अपन। प्लेन मिरर के केस में हमें पता है क्या, प्लेन मिरर के केस में मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी होती है दैट विल रिमेन अनचेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो हिस्सा मिरर के परपेंडिकुलर होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो हिस्सा क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ तुम क्या करो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके 2 टुकड़े कर दो। ये थीटा है हमारे पास में, यहाँ कितना आएगा v cos ऑफ थीटा, और यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास v sin ऑफ थीटा।
अब मिरर 2 में बात करें तो जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी तरह से इमेज चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मिरर 2 के सरफेस के पैरेलल है। जब ऑब्जेक्ट मिरर के सरफेस के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में इमेज भी ठीक वैसे ही चलेगा जैसे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा हमारे पास में v cos ऑफ थीटा, और ये बनेगा कितना हमारे पास में v sin ऑफ थीटा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ हमने बात करी क्या, तो ये v cos थीटा और ये v cos थीटा एक दूसरे के पैरेलल है, तो v cos थीटा वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा। v sin थीटा पे बात करें, ये ठीक परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए बात करिए कितना बन जाएगा हमारे पास में v sin थीटा ठीक इसके परपेंडिकुलर। ये बन गया हमारे पास में क्या? इमेज 1। अब कह क्या रहा है अपने से? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2। इमेज 1 की वेलोसिटी इमेज 2 के रिस्पेक्ट में कितनी है पता करना है। तो v cos थीटा और v cos थीटा तो कैंसिल आउट कर गए। v sin थीटा इस पे इधर है, इस पे इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिलेटिव निकालते टाइम हमें पता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए v रिलेटिव इक्वल्स टू कितना करेंगे अपन? v रिलेटिव इक्वल्स टू करेंगे अपन v1 प्लस v2, माने कितना हो गया हमारे पास में v sin थीटा प्लस v sin थीटा। फाइनली कितना हो गया हमारे पास में? फाइनली आ रहा है हमारे पास में 2v sin थीटा। 2v sin थीटा का हिसाब से हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात पकड़ में आ रही है? मैं ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इस तरह से अरेंज कर रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है v वेलोसिटी से m2 के पैरेलल। बढ़िया बात यहां तक की। अब ये कह रहा है क्या अपने से? ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2। इमेज 1 की वेलोसिटी इमेज 2 के रिस्पेक्ट में कितनी है, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। सीधी सीधी बात ये है, इमेज 2 को उठा के यहाँ लाओ, इसको रिजॉल्व करो, फिर बात करो इमेज 1 पे। ये v sin थीटा, ये कितना? v cos थीटा। v cos थीटा और v cos थीटा दोनों एक जैसे हैं। रिलेटिव निकालते टाइम जब दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो v1 माइनस v2 करते हैं, तो उस कंडीशन में v cos थीटा वाले हिस्से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। v sin थीटा वाले दोनों पार्ट एक दूसरे में क्या हो गए? ऐड हो गए। नेट वेलोसिटी कितनी बनेगी? नेट वेलोसिटी बनेगी हमारे पास में 2v sin ऑफ थीटा के इक्वल। बात पकड़ में आ रही है? मैं एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं अपन जो कि TIR पे बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु पे अपन बात करना चाहते हैं। गीगा फाइबर चल रहा है, जियो फाइबर चल रहा है। अब सारे जो लोग हैं कम्युनिकेशन एज के अंदर किस पे बात करना चाहते हैं? फाइबर पे बात करना चाहते हैं। तो जो फाइबर चल रहा है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, उस ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक कंसेप्ट क्या है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहता है TIR? TIR ये कहता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया की ओर चलती है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडिया। इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास में, सुनो क्या कह रहा है अपने से। ये एक ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास में प्रकाशिक तंतु, एक रे ऑफ लाइट को हमने यहाँ पर इंसिडेंट कराया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं सरफेस से बाहर नहीं निकले, यहाँ कुछ ऐसा हो जाए, या तो ग्रेजिंग हो या फिर कुछ TIR हो। ये एंगल कितना है हमारे पास में? थीटा है। डायरेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। यहाँ बात करें म्यू, रेयर मीडिया के लिए कितना है हमारे पास? 1। म्यू डेंसर मीडिया के लिए कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है 1.25, 1.25 के इक्वल है। अब ये कह रहा है अपने से फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू of theta so that ray of light will suffer TIR, ताकि हमारी जो रे ऑफ लाइट या जो प्रकाश की किरण है वो क्या करे? वो सफर करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सफर करे। साइन थीटा की वैल्यू पे अपन बात करना चाहते हैं। फाइंड साइन ऑफ थीटा बराबर कितना? थीटा की उस वैल्यू से साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी ये पता करना है। ऑप्शन है हमारे पास 0.25, 0.50, तीसरा ऑप्शन 0.75 और चौथा ऑप्शन है 1.00। चारों में से क्या सही होगा इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखें यहाँ पे आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो सबसे बढ़िया काम रहेगा। जब कभी भी ऑप्टिकल फाइबर पे बात कर रहे, याद नहीं है तो याद कर लो, और याद होना चाहिए क्योंकि हमने काफी काम किया है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु पे। जब कभी भी प्रकाश की रे को यानी प्रकाश की किरण को इस तरह से इंसिडेंट कराते हैं कि वर्टिकल वॉल पे उसका TIR हो या ग्रेजिंग हो तो उस कंडीशन में साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला चलता है कितना? साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू चलेगा कितना? रूट के अंदर म्यू डी का स्क्वायर माइनस कितना? म्यू आर का स्क्वायर।
म्यू डी माने कितना डेंसर, डेंसर माने कितना 1.25 का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर माने कितना हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे ना, ये आएगा 0.75, यानी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 0.75। तो हम क्या समझे, हम ये समझे जब कभी भी रे ऑफ लाइट को वर्टिकल वॉल पे ग्रेस कराना है या टीआईआर कराना है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना, रूट के अंदर म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। यदि वो थीटा की वैल्यू मांग लेता है तो थीटा इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स रूट के अंदर म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर। म्यू डी माने कितना, डेंसर मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर माने कितना, रेयर मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात पकड़ में आ रही है, हमें ऐड कर ले आप इसे, बढ़ते हैं अपन आगे। शाबाश, फोटो खींचते चलो, फटाफट आगे चलेंगे अपन। बातें समझ आ रही है? क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस करी है उसको बहुत फायदा मिलने वाला है क्योंकि काफी सारी चीजें तेजी से रिवाइज हो जाएगी उसकी। अब सुनो आगे की बात, क्या आगे चले यदि अपन इससे, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 सुनो क्या कहता है। ये कह रहा है अपने से, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस द कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर हमारे पास में, अवतल दर्पण है हमारे पास में। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पर रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी ध्रुव बिंदु से इतने डिस्टेंस पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। बढ़िया बात है। आरओसी दे रखा है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आरओसी इक्वल टू दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मेड टू ऑसिलेट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द एम्पलीट्यूड ऑफ इतना। तो ऑब्जेक्ट मेक ऑसिलेशन along प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन करता है एंड एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए बराबर कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर है। फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज, इमेज के लिए ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं सुनो ध्यान से। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 4 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें कितना 8 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 16 मिलीमीटर। बढ़िया बात है। 2 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड इसका है, मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट या तो यहां हो सकता है ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन 2 मिलीमीटर, मतलब ये हो गया 0.2 कम कर ले, 0.2 कम करे ना तो इसके हिसाब से जो U1 आएगा यानी पहली पोजीशन में 15 माइनस 0.2 कितना हो गया 14.8 सेंटीमीटर। और U2 पे बात करें यानी ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन के अंदर तो U2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 15 प्लस 0.2 तो 15.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर हो गया। तो 0.2 सेंटीमीटर से कम करा 15 माइनस 0.2 कितना हो गया 14.8 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग कोई V1 आएगा। इसी तरह से 15.2 करेंगे 0.2 जोड़ के, इसके करस्पॉन्डिंग कोई V2 आएगा। इस V1 और V2 का जो डिफरेंस है वही हमारे लिए काम करेगा। क्या हम समझ पा रहे हैं बात को? देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, मेथड समझना है हमें, कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा, यही काम है बस, और कुछ नहीं करना। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये कह रहा है 2 मिलीमीटर आगे जाता है 2 मिलीमीटर पीछे जाता है, तो इमेज जो ऑसिलेट करेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पता करना है। ऑब्जेक्ट को 2 मिलीमीटर आगे भगाओ, उससे इमेज की कोई पोजीशन आएगी, बढ़िया बात है। फिर क्या करो, ऑब्जेक्ट को 2 मिलीमीटर इस तरफ लेके जाओ, इससे इमेज की कोई पोजीशन आएगी, वो होगा V2। एम्पलीट्यूड फॉर ऑसिलेशन ऑफ इमेज, इमेज के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना आएगा हमारे पास में, यह आएगा हमारे पास V1 माइनस V2। तो ज्यादा माइनस कम कर देना, रिजॉल्व करोगे ना तो उस कंडीशन में वैल्यू बनेगी हमारे पास में कितनी, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास में 8 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर। कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, मेथड यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, विधि यही रहेगी। आगे चलते हैं अपन। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, सुनो क्या कहता है ये अपने से। क्वेश्चन 5, टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल। दो प्लेन मिरर हमारे पास में एक दूसरे से कुछ एंगल पे इस तरह से इंक्लाइन कर रखे हैं, बढ़िया बात है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द
वन ऑफ द मिरर, किसी एक मिरर पे हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास में 30 डिग्री है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अदर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये कह रहा है दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारी जो रे ऑफ लाइट है ये अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है, अपने पथ का पुनः अनुसरण करती है। देन एंगल बिटवीन द टू मिरर, तो दो मिरर के बीच का एंगल कितना रहा होगा, दो दर्पण के बीच का कोण कितना रहा होगा, ये पता करना है। हमें पता है जब रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि रे ऑफ लाइट को यानी प्रकाश की किरण को दूसरे मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होना चाहिए तो बार पड़ेगी। ये हमने करा दिया परपेंडिकुलर इंसिडेंस या फिर नॉर्मल इंसिडेंस। ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री 90 डिग्री, तभी तो रिट्रेस होगा। ये 30 है तो पक्का ये कितना हो गया 30। अब सुनो आगे, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 90। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब ये कितना बच गया, सीधी सी बात है, जोड़ बाकी गुणा भाग। टोटल एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास में 180। 180 में से 9 6 15 150 गायब हो गया। थीटा कितना बच रहा है 30 डिग्री, यही हमारा आंसर है। बात पकड़ में आई क्या? क्वेश्चन समझो, मिरर 1 मिरर 2, मिरर के सरफेस पर 30 डिग्री पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये जो एंगल है ना, ये मिरर के सरफेस पे जो नॉर्मल खींचा गया है उसके साथ लिया जाएगा। 30 डिग्री के एंगल पे फेंका, ये कह रहा है दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी जो रे ऑफ लाइट या जो प्रकाश की किरण है ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अपने पथ का पुनः अनुसरण करती है। तो उस कंडीशन में बताना है क्या, हमें बताना है दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा कितना रहा होगा। तो यहाँ फेंका अपन ने 30, ये 30 ये कितना 60। बढ़िया बात। नॉर्मल इंसिडेंस करा दिया 90, 9 6 15 150 खर्च हो गया 180। टोटल रुपया था हमारे पास में 150 रुपया खर्च हो गया, बचा कितना 30 रुपया। तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कितना आ गया हमारे पास में, थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 30 डिग्री यानी 30 डिग्री के इक्वल। ऐड कर ले यहाँ पे से अगले क्वेश्चन के लिए रवाना होते हैं अपन। सुनो क्या, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना आगे। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, सुने आप इधर। ये कह रहा है अपन ऐसे क्या, एक और क्वेश्चन सुने। ये कह रहा है एक पॉइंट सोर्स हमारे पास में, एक बिंदु स्रोत इस तरह से, ये हो गया पॉइंट सोर्स। रे ऑफ लाइट ऑब्वियस सी बात है चारों तरफ चलेगी इस पॉइंट सोर्स से। और इस पॉइंट सोर्स को हमने क्या किया है, इस पॉइंट सोर्स को अपन एक लिक्विड के अंदर h डेप्थ पे बिठा करके रखा है। अब पूछा क्या जा रहा है अपने से, ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट सोर्स से जो इमिट होने वाली एनर्जी है उसका कितना परसेंट जो है वो बाहर रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझे अपन। पॉइंट सोर्स इज एग्जिस्ट एट h डिस्टेंस बिलो एट द लास्ट डीप, ठीक है। अब ये कह रहा है नेग्लेक्टिंग द पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट एस्केप फ्रॉम द वाटर सरफेस, यानी जो वाटर है हमारे पास में या जो पानी है हमारे पास में, जिसके लिए कितना है हमारे पास में 4/3 है। इस वाटर से लाइट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज जो है वो बाहर निकल पाएगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं कितना 50%, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें कितना 25%, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 20% और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 17%, 17%। समझ पा रहे हैं हम क्वेश्चन को? क्या रे ऑफ लाइट को हमने क्या किया, यहाँ रवाना किया। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब ये क्या करेगी, इस सरफेस पे ग्रेज करेगी, उससे पहले तो बाहर ही निकलेगी इधर और इधर। तो ये जो बाहर निकलने वाली लाइट है ये टोटल इमिटेड लाइट का, इस पॉइंट सोर्स से जो टोटल लाइट इमिट हुई है उसका कितना फ्रैक्शन जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। अब देखो क्या, ग्रेजिंग कहाँ होगी, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, थीटा सी के इक्वल। ये यदि थीटा सी है तो पक्का ये कितना बनेगा हमारे पास, थीटा सी के इक्वल होगा। तो इस पूरे सर्कल से कितनी लाइट बाहर रिजेक्ट हो रही है 3D के अंदर सोचना पड़ेगा, वो कितना है ये हम पता करना चाहते हैं। जब बातें 3D के अंदर है और एनर्जी फ्लक्स की बात चल रही है तो हमें यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा किसे, हमें यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है वो। तो सॉलिड एंगल डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा। क्या ये कह रहा है अपने से फाई इक्वल्स टू चलता है कितना 2π इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। अब ये थीटा क्या बोला है, थीटा का मतलब ये होता है जैसे ये कोई सरफेस है हमारे पास में और ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो सॉलिड एंगल फाई हमारे पास में बनेगा दैट इज कितना होगा, फाई इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 2π इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है हमारे पास में ये क्या है, प्लेन एंगल है, यानी समतल के अंदर यदि बनने वाला कोण थीटा हो तो सॉलिड एंगल की वैल्यू यानी 3 डायमेंशन के अंदर बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 3 डायमेंशन के अंदर बनने वाले एंगल की वैल्यू 2π इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा।
अब सुनो आगे की बात क्या, हम ये देखना चाहते हैं एनर्जी का कितना फ्रैक्शन जो है वो यहां से बाहर निकल गया। यहां से जो एनर्जी इमिट होगी वो टोटल कितने वॉल्यूम के अंदर, कितने एरिया के अंदर जाएगी, 4 पाई एंगल के अंदर जाएगी। 4 पाई, क्योंकि स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एंगल बनेगा दैट इज कितना होगा, 4 पाई के इक्वल। तो 4 पाई से पास आउट होने वाली एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ई है। यूनिट से एस्केप होने वाली एनर्जी की वैल्यू कितना, ई अपॉन 4 पाई। अब मान लेते हैं हमारा जो सॉलिड एंगल बना वो कितना है, फाई है। तो फाई एंगल से बाहर इजेक्ट होने वाली एनर्जी, तो एनर्जी एस्केप आउट फ्रॉम फाई सॉलिड एंगल, यानी फाई सॉलिड एंगल से एस्केप आउट होने वाली एनर्जी की वैल्यू पे बात करें अपन, तो ई एस्केप इक्वल्स टू आएगा ई अपॉन 4 पाई इंटू कितना हो गया हमारे पास में 5 के इक्वल। तो ई एस्केप अपॉन ई टोटल इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू है 1 अपॉन 4 पाई इंटू 5 की वैल्यू, 5 इक्वल्स टू कितना, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब सुनो आगे, ये है 1 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा को बोल देते हैं कितना, थीटा सी, क्योंकि यहां पर जो एंगल है हमारे पास में एक क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। कॉस ऑफ थीटा सी को लिख सकते हैं अपन कितना, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। साइन ऑफ थीटा सी इक्वल्स टू चलता है कितना, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो 1/2 1 माइनस रूट के अंदर कितना, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा सी म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू आर का स्क्वायर अपॉन कितना, म्यू डी का स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास में कितना, ये आ रहा है हमारे पास में ई एस्केप अपॉन ई टोटल। इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग लगा के सॉल्व करोगे ना, तो ये तो हो गया हमारे पास में म्यू टी, और म्यू आर बराबर कितना, क्योंकि एयर है यानी 1 हो गया। इसको रिजोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास में कितना, 17/100, यानी कितना हो गया, 17% के इक्वल, 17% के इक्वल। समझ रहा है इस बात को, बढ़िया क्वेश्चन, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। सबसे पहले सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशन के अंदर या 3D के अंदर बनने वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, उसे अपन ठोस कोण कहते हैं। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, यानी यहाँ पर एंगल कितना बना, फाई इक्वल्स टू आएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा, प्लेन सरफेस के अंदर बनने वाला सेमी वर्टेक्स एंगल जो है दैट इज कॉल्ड थीटा, उसे अपन थीटा कहते हैं। अब सुनो आगे की बात क्या है, यहाँ पर इस कोण से कितनी एनर्जी एस्केप होगी उस पर बात करना चाहते हैं। तो टोटल जो सॉलिड एंगल बन सकता है उसकी वैल्यू होती है 3D के अंदर 4 पाई। तो 4 पाई से एनर्जी बाहर निकल रही है कितनी, ई। यूनिट से कितना आएगा, ई अपॉन 4 पाई। एनर्जी एस्केप आउट फ्रॉम द 5 सॉलिड एंगल, तो ई अपॉन 4 पाई इंटू 5। यूनिटरी मेथड एक ही नियम अपन ने यहाँ पर लगा दिया। तो ई एस्केप अपॉन ई टोटल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, फिर 5 मने कितना है हमारे पास में, 5 मने है हमारे पास में 1 माइनस 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा सी। ये और ये सेटल होते हैं 1/2 कॉस ऑफ थीटा सी को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। साइन ऑफ थीटा सी चलता है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, जोड़ बाकी गुणा भाग ये कहता है अपने से। फाइनली आएगा कितना, 17/100, यानी कितना हो गया 17%। बात हमारी बुद्धि में आ चुकी है, ऐड कर ले आप इसे, बढ़ते हैं अपन आगे। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन। बातें समझ आ रही है, मैं अच्छे तरह से समझते जाना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये है कि वैरायटी ऑफ जो फंड है ये हमारे दिमाग के अंदर वापस से रिकॉल हो जाएंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स का पर्पज ही यही है कि जितने भी तरह की पॉसिबल बातें हम यहाँ मैक्सिमम कर सकते हैं उनको अपन एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन बात कर रही है, कह रहा है अपने से लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फॉर विच नोन इज, ये कह रहा है अपने से ऑब्जेक्टिव लेंस FO इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना, फोकल लेंथ की वैल्यू 144 सेंटीमीटर। आई लेंस के लिए बात करें अपन, FE इक्वल्स टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और बात किसकी चल रही है, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप के लिए FO इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर, FE इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में L बराबर कितना होगा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितना होगा ये पता करना है। ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है हमें। L इक्वल्स टू चलता है कितना, FO प्लस FE।
जब कुछ नहीं बोले तो वही एडजस्टमेंट लेना, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है दैट इज कितना FO प्लस FE, जोड़ बाकी गुणा भाग कितना आएगा हमारे पास में आएगा 150 सेंटीमीटर या फिर कितना हो गया 1.5 मीटर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 सुने, ये कह रहा है अपने से क्या, क्वेश्चन 8 के अंदर ये कह रहा है लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब कोई ऑब्जेक्ट बैठता है तो उसका रियल इमेज बनता है। अब ये कह रहा है कि ऐसा का ऐसा और लेंस यदि उसके पास रख देते हैं तो जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर से पीछे आ जाती है। तो पता क्या करना है, पावर ऑफ द लेंस कितना हो गया पता करना है। ये पहला केस हमारे पास में और ये दूसरा केस हमारे पास में। दूसरे केस में कितने लेंस, 2 लेंस है। पहले केस में कितना है, एक ही लेंस है। ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट AB, डिस्टेंस कितना है हमारे पास में U है। दिमाग खुला रखना, चीजें तेजी से चलेगी क्योंकि ये कितना है हमारे पास में U है। हम यहाँ पर इसको धीरे नहीं कर सकते, कोई 2 साल बाद पेपर नहीं देना है हमें, ठीक है, 10 दिन बाद ही पेपर है हमारा, तो हम बहुत तेजी से चलेंगे। ये पर F है, ये कितना आएगा हमारे पास से F/2, तुम्हें ही तेज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया F और ये हो गया हमारे पास से कितना F/2। यहाँ जो इमेज बन रही है कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये बन गई हमारे पास में A', B'। अगले केस में जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, अगले केस में हमारी इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये हो गया हमारे पास में A', B'। बढ़िया बात, अच्छी बात। तो पता क्या करना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, यानी जो सिंगल लेंस हमारे पास में उसके लिए पावर कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। घने सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है अपने से कितना, पहले में कह रहा है 5D, दूसरे में कह रहा है D1 डायोप्टर 2.5D, तीसरे में कह रहा है 10D और चौथे में कह रहा है कितना, चौथे में कह रहा है अपने से 2D के इक्वल। अब सुनो आगे की बात, यदि अपन आगे चले तो पहले लेंस के रिगार्डिंग बात करें, वही फॉर्मूला लेंस वाला 1/v, पहला केस हमारे पास है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू कितना 1/f। 1/v कितना है हमारे पास 20 माइनस 1/u इक्वल्स टू कितना 1/f। दूसरे केस में बात करें तो उस कंडीशन में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू कितना 1/f। F माने कितना F/2, सीधी सी बात है। F बराबर आएगा जब 2 लेंसेस कॉम्बिनेशन में होते हैं, थिन लेंसेस की बात करें तो F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू चलता है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, यानी कितना हो गया F/2 के इक्वल। बढ़िया बात है। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दोनों को आपस में सेटल कराएं अपन, तो U की वैल्यू आ जाएगी, तो F की वैल्यू आएगी हमारे पास में पहले F इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे शॉर्ट आउट करने के बाद में F की वैल्यू आ रही है हमारे पास से कितना 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर के इक्वल। P इक्वल्स टू चलता है कितना 1/f, यानी कितना हो गया हमारे पास में 0.2, यानी कितना हो गया हमारे पास में 5 डायोप्टर के इक्वल। ये पावर की वैल्यू यानी शक्ति का मान होगा, शक्तिमान, ठीक है। अब सुनो आगे और चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें अपन। सुनो क्या कह रहा है अपने से, बढ़िया क्वेश्चन, जगह चाहिए हमें यहाँ पे, नोट किया हमने, फोटो खींच लिया करो भाई, बड़े बातें समझ आ रही है हमें। देखो ये एक्सप्रेस कोर्स है, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, ये कैप्सूल कोर्स है। छोटे टाइम इंटरवल के अंदर ज्यादा एनर्जी लेने का एक ही तरीका है कि कैप्सूल खाओ, तो हम कैप्सूल खाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अपने से प्लेनो कॉन्वेक्स हैज अ डायमीटर ऑफ कितना, प्लेनो कॉन्वेक्स, नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में फोटो चलनी चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स है, डायमीटर कितना है हमारे पास में, डायमीटर दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल। बढ़िया बात है। सेंटर पे जो थिकनेस दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया हमें कितना, x मान लेते हैं अपन इसे एक बार के लिए, x इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। वैल्यूज का ध्यान रखना, बढ़िया बात है। स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस, तो v इक्वल्स टू दे रखा है कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, बढ़िया बात है। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, f बराबर कितना, इस कॉम्बिनेशन के लिए f कितना है, फोकल लेंथ कितना है, ये पता करना चाहते हैं। ऑप्शंस पे बात करें अपन तो ऑप्शन बढ़ाते हैं अभी अपन, इसके कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है, चलो ऑप्शन बढ़ाते हैं अपन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी है ये पता करना चाहते हैं। देखिए आप इधर बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले क्या करो तुम, थिन लेंस की तरह से अपन मान सकते हैं, इसे कोई ज्यादा बुराई वाली बात नहीं है, अप्रोक्स हमारा आंसर आने लग जाएगा। पहले अपन इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। यदि अपन इस गोले को पूरा करें, ये सर्कल लिया अपन ने, इसको पूरा कर दिया,
यदि अपन इस गोले को पूरा करें तो इसका सेंटर समवेयर यहाँ कहीं होगा, ये हो गया इसका सेंटर। बढ़िया बात है। अब बात करना रेडियस की वैल्यू पे। तो रेडियस कितनी होगी हमारे पास में, रेडियस होगी हमारे पास में आर, ये भी कितना होगा आर, ये कितना आएगा हमारे पास में आर माइनस एक्स। अब सुनो आगे की बात, क्या आर माइनस एक्स तैयार हो गया हमारे पास में। हम आर की वैल्यू पर अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि बिना आर के हमारा काम चलेगा नहीं। आर आ गया तो एफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू कितना, म्यूएल अपॉन म्यूएम माइनस 1, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R2। तो वैल्यू हमारी मजे से चल पड़ेगी, हमारे पास में नियर बाय आंसर उससे आने लग जाएगा। अब देखो कैसे काम करेंगे अपन। वैसे तो दो तरीके हो सकते हैं, कैसे कि आप एक पैरेलल बीम को यहाँ पर भेजोगे, वो रिफ्रैक्ट होगी, उससे जो भी इमेज यहाँ पर आएगी उसको अपन क्या करेंगे, वापस इस सरफेस से आगे की तरफ भेजेंगे। तो जहां पर ये जाकर के कॉन्सेंट्रेट होता है वो हमारे लिए एफ का एक्सप्रेशन होगा, फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन होगा। परंतु क्योंकि थिकनेस की वैल्यू ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस जो है ये बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम अप्रोक्स में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f इक्वल्स टू म्यूएल अपॉन म्यूएम माइनस 1, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R2। उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या, सबसे पहले तुम यहाँ पर इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता कर लो। म्यू इक्वल्स टू चलता है कितना, c/v। c कितना है 3 इंटू 10⁸ और v कितना है हमारे पास 2 इंटू 10⁸। म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 3/2 ri, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तैयार हो गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है अपने से, पाइथागोरस थ्योरम कहता है आर स्क्वायर बराबर कितना, आर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स माने कितना है 0.25 का स्क्वायर, फिर कितना हो गया हमारे प्लस में प्लस 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। बढ़िया बात, अच्छी बात। इसको अपन जब रिजोल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, यानी जो रेडियस की वैल्यू आ रही है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये आ रहे हैं हमारे पास में। अब सुनो आगे की बात क्या, अब फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं 1/f इक्वल्स टू चलता है कितना, म्यूएल अपॉन म्यूएम माइनस 1। म्यूएल लेंस के लिए कितना है 3/2 अपॉन म्यूएम माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस कितना 1 अपॉन R2 और चलाए अपन 1/f इक्वल्स टू कितना 3/2 माइनस 1, ये कितना हो गया हमारे पास में 1/2 इंटू कितना 12। f इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू किसके, f इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ आंसर दे रखा है 25 पॉइंट समथिंग। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा क्या कि ये जो लेंस है हमारे पास में, यहां से एक पैरेलल बीम को भेजो, इससे जो इमेज बनेगी वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी। फिर क्या करो, उसकी एक फाइनल इमेज और बनेगी, तो वो जहां पर कॉन्सेंट्रेट होगी, 2 स्टेप प्रॉब्लम बन गया, वो जहां पर कॉन्सेंट्रेट होगी इट विल एक्सप्रेस और फोकस पॉइंट। तो एग्जैक्ट आंसर 25 के करीब आ जाएगा। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन यदि होते हैं हमारे पास में तो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, हम टिक कर सकते हैं इस पे। बात पकड़ में आ गई, हमें ऐड कर ले हम इसे। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, सुनो क्या ये कह रहा है अपने से क्वेश्चन 10 के अंदर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना। ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमें, एफ इक्वल्स टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां बिठाया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट ए बी हमारा कितने डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। थोड़ा गौर करना, फोकल लेंथ का डबल है, यानी कहां बैठा है ये, इसके लिए सेंटर ऑफ फोकल लेंथ का डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2f पर बैठा है। जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज वापस 2f पे बनती है, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। अब सुनो आगे, कॉनकेव मिरर और बिठा देना। ये कॉनकेव मिरर बिठा दिया, इसके लिए जो आर हमें दे रखा है, कॉनकेव मिरर जो है एफ की वैल्यू, एफ कितना है हमारे पास में, एफ इक्वल्स टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 है। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास में 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास में लेंस, ये हो गया मिरर। ये कह रहा है लेंस से, फिर मिरर से, फिर लेंस से पास आउट होने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, उस पर अपन बात करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में, पहला ऑप्शन हमारे पास में एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम
लेंस एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस एंड हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चौथा एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस एंड ऑफ हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे काम करेंगे हम इसमें। ये कह रहा है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी और कैसी होगी, उसके बारे में कुछ बातें करो, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करो। ये ऑब्जेक्ट ए भी हमारे पास में, ऑब्जेक्ट यदि बैठा है 2f पे तो ऑब्वियस सी बात इमेज कहां बनेगी 2f पे। यानी ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। इसके लिए फोकल लेंथ कितना है 40 है, 60 ही है, 40 ही है, बचा कितना हमारे पास में, ये बच रहा है हमारे पास 20। तो एक तरह से ये जो मिरर है इसके आर पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास में, उसी पे हमारा ऑब्जेक्ट बैठा है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उस कंडीशन में इमेज कहां बनेगा, वही बनेगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा। तो ये बन गया हमारे पास में ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डबल डैश, ये बी डबल डैश। अब देखो क्या वापस ये 40 पे है, तो इस लेंथ से जो ऑब्जेक्ट है नया वो कितने पे है 40 पे है, तो इमेज कहां बनेगी वापस 40 पे। ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश सेम साइज का ही होगा, तो ये और ये सेम साइज का है, फिर ये और ये सेम साइज का है, फिर ये और ये सेम साइज का है। तो लेंस से 40 सेंटीमीटर पर सेम साइज का जो इमेज है वो फॉर्म हो रहा होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। बात पकड़ में आ गई। ये ऑब्जेक्ट 40 के डिस्टेंस पे 2f पर बैठा है, इमेज बनेगी 2f पे सेम साइज की। ये जो पॉइंट है हमारे पास इस मिरर का 2f है यानी r है। जब ऑब्जेक्ट r पे होता है तो इमेज r पे बनता है, सेम साइज का होता है। अब ये वापस से 40 हो गया, ये यदि 40 है तो इमेज कहां 40 पे सेम साइज का, इसलिए लेंस से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेम साइज का इमेज हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। बात हमारी बुद्धि में आ गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे एक नए क्वेश्चन की ओर, सुनते क्या कहता है। दिमाग खुला रखें, काम करते रहें, बढ़िया तरीके से समझ आएगा। इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन आएगा पेपर में, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन आएगा। ये फंडे हमारे दिमाग में यदि तेजी से चलने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर के क्वेश्चन को भी अपन अच्छे तरह से इजीली क्रैक कर पाएंगे। इजीली क्रैक कर पाना जरूरी है क्योंकि वो टाइम सेवर होगा, ताकि हम नए क्वेश्चन के अंदर टाइम वहां पर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सुनो। ये कह रहा है अपने से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आरओसी, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आरओसी। आर बराबर कितना दे रखा है हमें, आर इक्वल टू दे रखा है कर्ड सरफेस पे 30 सेंटीमीटर के इक्वल है, बढ़िया बात है। एंड आर आई की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू कितना दे रखा है 1.5 के इक्वल है। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ बराबर कितना ही पता करना है, सिंपल। और ऑप्शन पे बात करें अपन तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है अपने से 60, दूसरा ये कह रहा है अपने से 40, तीसरा ये कह रहा है अपने से 30 और चौथा कह रहा है अपने से 20। तो इनमें से क्या सही है पता करना है। एफ के लिए सेंटीमीटर की कहानियां ये सारी की सारी, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला फिट करना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या चलता है, फॉर्मूला चलता है 1/f इक्वल्स टू कितना म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, फिर कितना 1/r1 माइनस 1/r2 के इक्वल 1/f इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1। तो 1.5 अपॉन 1 माइनस 1 1/r1 माइनस कितना हो गया 1/r2, यानी कितना 30 जोड़ बाकी गुणा भाग। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, यहाँ से बातें समझते जाएं, एड ऑन करते जाएं, आगे चलते हैं अपन यहाँ से। देखें क्या एक और क्वेश्चन ये कह रहा है अपने से पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास में, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्ले एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड इट्स अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर हमारे पास अवतल दर्पण पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये हो गया इस तरह से, ये है हमारे पास में क्या ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है हमारे पास में यू कितना दे रखा है हमें, यू इक्वल्स टू दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, यानी इमेज बनेगी यहाँ
अब इसने रियल बोला है तो अपन इस तरफ ही बनाएंगे, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर देन कैलकुलेट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब ये कह रहा है अपने से क्या, अगले केस में अपन ने ये किया कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसको मिरर की ओर अपन ने कितना शिफ्ट कर दिया, उसको अपन ने मिरर की ओर शिफ्ट कर दिया बाय 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से यदि अपन शिफ्ट कर देते हैं, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट 0.1 यानी कितना हो गया 9.9 सेंटीमीटर पे अब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उस कंडीशन में जो इमेज है उसकी पोजीशन में कितना शिफ्ट होगा ये पता करना है। फाइंड आउट शिफ्ट इनटू पोजीशन ऑफ इमेज। ये हो गया हमारे पास में क्या U2, V2 पता करना चाहते हैं, और V1 हमारे पास अवेलेबल है, ये U1 है। देखो क्या 1/V1 माइनस 1/U1 इक्वल टू कितना 1/F1, क्योंकि मिरर है तो प्लस कर दिया 1/V2 प्लस 1/U2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 1/F2। F1 F2 सेम है तो इन दोनों को क्लब करके अपन V2 की वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशन लगाना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा V इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में V1 माइनस V2, बस इतनी बात है। ये तरीका है हमारे पास, रिजॉल्व करेंगे अपन तो जो आंसर बनेगा हमारे पास में ये आएगा हमारे पास V इक्वल टू कितना -4 मिलीमीटर के। इट इज द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द इमेज। ये इमेज की पोजीशन के अंदर शिफ्ट का एक्सप्रेशन यानी विस्थापन कितना होगा ये बता रहा है। ऐड कर लें आप इसे, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते क्या कहता है अपने से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन 13, ये कह रहा है प्रिज्म है हमारे पास में, बढ़िया बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी प्रिज्म के मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू दे रखा है कितना है √3/2 के इक्वल है, बढ़िया बात। अब ये कह रहा है अपने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री, यानी प्रिज्म एंगल 45 डिग्री है। और क्या कहा है अपने से वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर। इस सरफेस को हमने क्या किया सिल्वर कर दिया, ये ए, ये बी और ये सी। ए सी को अपन ने सिल्वर पॉलिश कर दिया। ठीक है, लाइट एंटर एट द प्रिज्म एंड थीटा एंड रिट्रेसेस एट द टू इट्स पाथ। अब ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट को हमने प्रिज्म के अंदर एंटर कराया, तो प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारी जो रे ऑफ लाइट है ये अपने पाथ को क्या करती है रिट्रेस करती है, अपने पथ का पुनः अनुसरण करती है। तो उस कंडीशन में थीटा कितना रहा होगा, थीटा की वैल्यू पे अपन बात करना चाहते हैं। ऑप्शन पे बात करें अपन तो ये दे रखा है हमें कितना, ये दे रखा है हमें 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्या सही है, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन को अपन समझे। प्रिज्म का एक सरफेस हमने क्या किया सिल्वर पॉलिश कर दिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। हम चाहते हैं सरफेस एसी से इंटरेक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे तो थीटा कितना रहा होगा, इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और प्रिज्म के मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया हमें √3/2 के इक्वल है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें अपन, ये 45 है तो पक्की बात है ये कितना होगा 45 होगा। और सुनो आगे की बात क्या, थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम कहता है अपने से 1 sin थीटा μ1 sin i इक्वल टू कितना μ2 sin r। μ2 माने कितना है √3/2 sin r, यानी कितना हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू है कितना, ये आएगा √3/2, फिर कितना 1/√2। और चले अपन आगे फाइनली कितना √3/2। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है √3/2, तो थीटा कितना रहा होगा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। बात पकड़ में आ गई, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सही है। रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है, हम चाहते हैं रिट्रेस करें, तो ये एंगल कितना 45 है। थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई किया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री 60 डिग्री के। बोलो ठीक है क्या मामला, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर एंटर हो रहे अपन। स्पीड रखना, समझने की, दिमाग को खुला रखना। देखो सीधी सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, हम जिस ट्रैक पे चढ़ते हैं उसी तरह से भागने लगते हैं। तुम बॉम्बे जाओगे तो बॉम्बे की स्पीड से भागोगे, और तुम किसी गांव में जाओगे तो गांव की स्पीड से भागोगे। यदि तुम कहीं और पहुंचते मतलब जिस तरह के व्हीकल पे हम बैठते हैं उस तरह की स्पीड पे भागना शुरू कर देते हैं। तो हम फास्ट ट्रैक लाइन पे चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो दिमाग है ये फास्ट ट्रैक पे सोचना स्टार्ट कर देगा, और यही अपन चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 पे बात कर रहे हैं अपन। सुनो क्या कह रहा है अपने से।
क्वेश्चन 14 में कह रहा है अपने से एक पॉइंट सोर्स हमारे पास में है, उसको हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये पॉइंट सोर्स हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक डायमंड ब्लॉक रखा हुआ है, हीरे का ब्लॉक है, हीरा समझ गए, हीरा ठाकुर वाला, तो हीरा ठाकुर वाला हीरा है हमारे पास में। और ये जो ब्लॉक है हमारे पास में, इसके लिए डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ दे रखी है हमें 12 mm के इक्वल है, ये हो गया हमारे पास में 12 mm, 12 mm के इक्वल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करें, म्यू इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 2.4 है हमारे पास में। अब ये कह रहा है अपने से, इट इज फाउंड दैट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म ए सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ द डायमीटर इतना। अब ये कह रहा है कि ब्लॉक से लिक्विड की ओर जो लाइट निकल रही होती है, लिक्विड कैसे, लिक्विड ऐसे, हमने सर्कुलर रीजन के अंदर इस तरह से रख दिया इसे। पॉइंट सोर्स एस इज प्लेयर द वाटर ऑफ द 12 सेंटीमीटर हाई ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ द डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2.4 के इक्वल है। द ब्लॉक इज इमर्ज्ड इन ऑप्टिकल रेयर मीडियम इतना। इट इज फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म अ सर्कुलर ब्राइट स्पॉट व्हाइल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। यानी ये जो लिक्विड हमारे पास में यहाँ पर है, इस लिक्विड के लिए ये तो हो गया म्यू डी और ये हो गया म्यू आर। इतनी कहानी तो समझते ही हो, सीधी सी बात है, वही है TIR वाला फिनोमेना है। बॉटम पे अपन ने सोर्स को रख दिया तो एक सर्कुलर रीजन बनाए, उस सर्कुलर रीजन का डायामीटर डी दे दिया। कितना दिया है पता है, डायामीटर डी इक्वल टू दे रखा है हमें, कितना डी इक्वल टू दे रखा है 18 मिलीमीटर के इक्वल है। तो रेडियस आर कितनी हो गई भाई, आर इक्वल टू है मेरे हिसाब से 9 मिलीमीटर के इक्वल, यानी कितना हो गया 0.9 सेंटीमीटर के इक्वल। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है ये पता करना चाहते हैं। वैसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी सारी की सारी मिलीमीटर में चल रही है। अब देखो यदि फॉर्मूला याद है तो बहुत ही गजब वाली बात है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला तो काम मजे से चल पड़ेगा। पूछ क्या रहा है अपने से, ये पता होना चाहिए जो लिक्विड है हमारे पास में, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का मान कितना, ये पता करना है। क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। ये एक डायमंड का हीरे का ब्लॉक है, बॉटम पे अपन एक सोर्स रख दिया, उस सोर्स से चलने वाली लाइट हीरे के सरफेस पे क्या करती है, एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है। सर्कुलर पैटर्न के लिए जो रेडियस है वो कितनी है, 9 mm है। हीरे की डेप्थ कितनी है, 12 mm है। इस लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये पता करना है। तुम यदि चाहते हो ऑप्शंस तो लिख देता हूं, ऑप्शन सुनो। क्या ऑप्शन हमारे पास में है, पहला 0.6, दूसरा 0.9, तीसरा 1.2, चौथा 1.8। ठीक है, इन चारों में से क्या सही है ये पता करना चाहते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या, आर बराबर चलता है रूट के अंदर कितना है h/μ² माइनस 1। आर इक्वल टू चलता है h/रूट के अंदर कितना μ² माइनस 1। अब म्यू पे गौर करना, म्यू डी अपॉन म्यू आर, इट इज आर म्यू डी मैंने डेंसर वाला, डेंसर के लिए कितना है 2.4। म्यू रेयर हमारा अननोन है, इसको उठाकर किसमें टिकाओ, आर बराबर है हमारे पास में h अपॉन कितना रूट के अंदर म्यू डी बाई म्यू आर का स्क्वायर माइनस 1 जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही बैठ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है, मैं नोट कर लिया आप इसे, बस क्वेश्चन पकड़ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ा करो, उस पर अप्रोच करो, बात बन जाएगी। अब भी प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में जल्दी होंगे, और एग्जाम में लेकर के बैठोगे तो फिर बैठे ही रहना, टाइम निकल जाएगा, लोग चले जाएंगे, तुम बैठे रहना। भाई दो तरीके, या तो वहां मेहनत करो या फिर यहाँ मेहनत करो। तो बढ़िया है कि यहाँ मेहनत कर लो, यहाँ मेहनत कर लोगे, एग्जाम में फटाफट हमारा काम चल पड़ेगा। एग्जाम में वही तेजी से भागेगा जो यहाँ से भागता हुआ जाएगा। जो यहाँ पे पढ़ा रहेगा वो एग्जाम में भी पढ़ा रहेगा, अल्टीमेटली वो पढ़ा रहेगा। यदि तुम पढ़े नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से भागते भागते दौड़ते दौड़ते चलना पड़ेगा। समझ गई बात, हम भी आगे भागते हैं यहाँ से। सुनो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, एक बार फिर हमारा मनपसंद TIR आ रहा है। सुनो क्या क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुनो। ये कह रहा है ग्लास प्रिज्म है हमारे पास में, बात कुछ इस तरह की, कांच का बना हुआ एक प्रिज्म, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जेई वालों का क्वेश्चन है ये, और आ रखा है काफी एग्जाम के अंदर रिपीटेडली। इस तरह से ये पॉइंट बी है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बढ़िया बात, अच्छी बात। ये एंगल कितना है हमारे पास में, थीटा है। और ग्लास प्रिज्म इमर्जन वाटर, ठीक है बात, बढ़िया बात, अच्छी बात। म्यू फॉर वाटर कितना दिया है भाई, म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर दे रखा है 4/3। फिर ग्लास के लिए बात करें, म्यू फॉर ग्लास इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.5 है। एक रे ऑफ लाइट को हमने क्या किया, यहाँ पर इंसिडेंट कराया, आपतित कराया। हम चाहते हैं रे ऑफ लाइट जो है सरफेस पे क्या करे, TIR करे, पूर्णांतरिक परावर्तन करे। तो उस कंडीशन के अंदर साइन ऑफ थीटा के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या है ये पता करना है। पहला ऑप्शन थीटा के लिए बात कर रहे हैं, थीटा
इज लेस देन 2/3। दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। तीसरा ऑप्शन क्या, तीसरा ऑप्शन है कि साइन ऑफ थीटा 2/3 से 8/9 के बीच भटक रहा है। चौथा ऑप्शन NOT नॉट, नन ऑफ दिस। अब देखो क्या, यदि तुम चाहते हो कि रे ऑफ लाइट का यहाँ पर हो TIR, तो इसका मतलब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से कितना थीटा। तो ये जो तुम्हारा थीटा है ना, ये क्रिटिकल एंगल के बरोबर या उससे बड़ा होना चाहिए तो पार पड़ जाएगी। सीधी सी बात ये है, TIR के फिनोमेना के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए आपतन कोण का मान या एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे साइन ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। साइन ऑफ थीटा मतलब क्या, साइन ऑफ थीटा ग्रेटर है साइन ऑफ थीटा सी, यानी कितना म्यू रेयर अपॉन म्यू टेंसर। बढ़िया बात, अच्छी बात। और चले अपन आगे, तो साइन ऑफ थीटा ग्रेटर है किससे, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेयर माने कितना, म्यू वाटर, म्यू डेंसर माने कितना, म्यू डेंसर है हमारे पास में 3/2। और रिजोल्व करा अपन ने, साइन ऑफ थीटा हमारा ग्रेटर है किससे, साइन ऑफ थीटा हमारा ग्रेटर है 8/9 से। बोलो ठीक है क्या, ऐड कर लो इसे। बढ़ते अपन आगे एक और शानदार क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, कंसेप्चुअल भी होंगे। कल भी मैंने कहा था, आज फिर से सुन लो, पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, सारे इजी नहीं होते, सारे मीडियम नहीं होते, लेकिन इजी और मीडियम की जो सीक्वेंस है उसको हम पहले सिंगल शॉट के अंदर क्रैक कर सकते हैं। वो तुम्हारा 75% पेपर होगा 50% टाइम के अंदर। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो, यदि तुम कम टाइम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो ये इसका मूल मंत्र है क्या, हमारा 75% जो है, यानी 75% पेपर 50% टाइम के अंदर यदि अटेंड हो जाता है तो हमारा काम मजे से चल पड़ेगा। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये, जो इजी क्वेश्चन बनता है या जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तुम पहले राउंड के अंदर उनको उठाते जाओ। हाँ, ये भी कर सकते हो, पहले सारे इजी क्वेश्चन निकालते जाओ जो तुमसे फटाफट फर्स्ट साइड पे हो रहे हैं। ये तरीका मैंने अपने घर पे बैठ के नहीं बढ़ाया है, ये तरीका वही है, ये मेथड वही है जो कि उन बच्चों ने मुझे बताया जो कि आज अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, जो टॉप मोस्ट इंडिया के कॉलेजेस है उनके अंदर बैठे हैं। चाहे एम्स दिल्ली की बात करें, एम्स जोधपुर की बात करें, NIT की बात करें, IIT की बात करें, उन लोगों ने जो मेथड अप्लाई किया है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि मास्टर जी हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले वो क्वेश्चन किए जो हमसे हो रहे थे। ऑब्वियसली बात है, उन लोगों को पहले मार गिराओ जो जिनको तुम मार सकते हो, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर सेकंड लेयर पे जाओ, मीडियम लेवल पे क्वेश्चन उठाओ। तुम्हारा 75% पेपर हो चुका है, जहां पे लोग 50% पे झूल रहे होंगे, 40% पे झूल रहे होंगे, तुम 75% पे आ गए, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो वैसे ही पक्का हो गया। अब रही बात रैंक की, रैंक के लिए जो बचे हुए 25% क्वेश्चन है वो 50% टाइम के अंदर करना है। उनको यदि तुम ढंग से टैकल कर सकते हो अपने माइंड के टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैच हम जीत लेंगे। समझ गए, विनिंग स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए। पेपर का गेम है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये कुछ नहीं है। इनके भी बियॉन्ड जाकर के हमें पेपर को कैसे क्रैक करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पेपर यदि क्रैक करना आ गया तो हमारा काम मजे से चल पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं हर दिन एक पेपर देना है। अगले NTA वाले इतनी मेहनत करके पेपर दे रहे हैं, तुम्हें पेपर देना ही तो है, 3 घंटे लगाना है। वो 3 घंटे का निवेश उस एग्जाम के दिन तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। कुछ लोगों को ये लगता है हम खाली रिवीजन करते रहे, पेपर तो पेपर वाले दिन देना ही है, बैठे रहना वहां पे, रिवीजन करते रहना, कुछ नहीं होना उससे। यदि तुम हर दिन पेपर दोगे तो पेपर के दिन तुम्हें वो पेपर बिल्कुल नॉर्मल लगेगा और बहुत इजीली तुम उसको चला पाओगे। लेकिन लास्ट दिन पे तुम सोचते हो कि हम 2 पेपर दे देंगे, 3 पेपर दे देंगे, काम चल पड़ेगा, नहीं। पेपर टेम्परामेंट बनना चाहिए, न्यूरो सर्किट हमारे दिमाग के अंदर बनने चाहिए ताकि तुम पेपर को देखते ही इजीली एब्जॉर्ब कर पाओ। नए पेपर, नए क्वेश्चन सारे देखने की प्रैक्टिस हमेशा हमारी होनी चाहिए। 20-21 दिन लगातार हम इस काम को करेंगे तो पेपर हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं होगा, हमें इजी लगेगा, हम यूज्ड टू होंगे उन चीजों के लिए, पेपर को हम क्रैक कर पाएंगे। यही तो हमें करना है, यही तो मूल मंत्र है आज का, तो इसे हम करना चाहते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें, पेपर को क्रैक कैसे करना है ये हमारे दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। सुनो क्या कहता है अपने से। क्वेश्चन 16, एक लेंस दिया है, दिखने में कैसा है, कॉन्वेक्स के जैसा है। लाइट बीम को हमने इंसिडेंट कराया, आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होता है, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे कितना है म्यू2, यहाँ पे कितना है म्यू1, यहाँ कितना है म्यू2 है। अब ये कह रहा है अपने से म्यू1 म्यू2 में क्या रिलेशन है पता करना है, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, दूसरा म्यू1 लेस देन इक्वल टू म्यू2, तीसरा ये कह रहा है अपने से म्यू1 इक्वल टू म्यू2, और चौथा ये कह रहा है अपने से क्या म्यू1 लेस देन म्यू2। अब कुछ लोगों को ये लगता है क्या है वहां याद आ ही जाएगा,
वहां क्लिक तभी होगा जब तुम नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इससे तुम्हारी मेमोरी के अंदर चीजें रिकॉल होती रहेगी, और मेमोरी में जब रिकॉल होने की हैबिट हो जाएगी तो वहां एग्जाम के अंदर भी ये चीजें में समझ आ जाएगी। अब देखो क्या यहां समझते हैं अपन इसको। ये कह रहा है कि लेंस जो है उसकी शक्ल तो कैसी है, कॉन्वेक्स के जैसी है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, कॉन्केव के जैसा है। ऐसा तभी होता है, पढ़ा था हमने इसको क्लासरूम के अंदर, ऐसा तभी होता है जबकि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, मटेरियल से लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तो जो लेंस की नेचर है वो उसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के ठीक अपोजिट हो जाती है। ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये कन्वर्जिंग होना चाहिए, लेकिन इसका बिहेवियर डाइवर्जिंग है। इसका मतलब एक ही है, क्या म्यू ऑफ लेंस जो है लेस ऑफ किससे, म्यू ऑफ मीडियम से, यानी μ1 हमारा लेस है किससे, μ2 से। μ1 लेस है μ2 से, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बात पकड़ में आ रही है, हमें ऐड कर लिया, आप इससे आगे चलते हैं अपन। शाबाश। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस पे बात किया, काफी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए और भी हमारे पास अवेलेबल है। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम लगे आप सेंड करें, हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। बस हमें आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अगला जो लेक्चर है हमारे पास में, अगला जो चैप्टर है उसका असाइनमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस करनी है। आप ये मानो हर दिन यदि अपन 30-35 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन दिनों के अंदर सारे चैप्टर से फटाफट एक फास्ट टाइप पे गो थ्रू हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें जो करना है वो हमेशा और हमेशा एक चीज दिमाग में बिठा लें, हर दिन एक पेपर तो हमें करना ही है, पक्की बात है। एक पेपर और उसका एनालिसिस, ये तुम्हें बाकी अपने जो साथ वाले लोग हैं उनसे बहुत आगे निकाल देगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, खाली तुम्हारे पर्सनल टैलेंट नहीं है। हो सकता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं तुम्हें उनसे भी कॉम्पीट करना है, तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए हमें हर दिन एक पेपर देना ही पड़ेगा। एक पेपर हर दिन देने का मतलब ये हुआ कि हर दिन हम हमारे परसेंटेज को 5%, 7%, 10% से बढ़ा रहे। पॉसिबल जो गलतियां हो सकती थी आने वाले पेपर में, उन गलतियों से हम बच जाएंगे। और गलतियों से बचने का मतलब ये नेगेटिव मार्किंग से बच गए। एक क्वेश्चन यदि गलत होता हुआ तुमसे सही हो जाता है मतलब 5 नंबर बढ़ गए। ऐसे 10 क्वेश्चन मतलब 50, ऐसे 20 क्वेश्चन मतलब कितने, 100 नंबर मतलब क्या, 100 नंबर का मतलब ये हुआ यदि अभी तुम 500 पे चल रहे हो तो मतलब 600 पे आगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तुम नर्स कंपाउंडर बन सकते थे, तो नर्स और कंपाउंडर की जगह पे तुम क्या करोगे, एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बनने वाले हो। अभी तुम एक लोकल जो है वो तुम बन सकते हो मैकेनिक। अभी तुम्हारी पोजीशन ये है कि यदि तुम मैकेनिक बनने की पोजीशन में हो, यदि तुमने उस एग्जाम को सही ढंग से क्रैक कर लिया तो एक बढ़िया कंपनी के अंदर तुम इंजीनियर बन सकते हो, एक बढ़िया कॉलेज से पास आउट हो सकते हो। ये डिफरेंस आ सकता है नेगेटिव मार्किंग को दूर करने पे। नेगेटिव मार्किंग को दूर कैसे कर सकते हैं, जितने ज्यादा पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। हर दिन का रिविजन प्लान अपन तैयार कर रहे हैं, 35-40 क्वेश्चन कर लो, 30-35-40, 1 घंटा वो और 1 घंटा ये, इतना काम करते रहो, बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, रिवीजन जरूर से करें, आप अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करें। अब इन दिनों के अंदर हमें एक भी सेकंड को वेस्ट नहीं करना है, हर एक सेकंड हमें हमारा काम में लेना है। थैंक यू।